देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत मंडपम सज गया है। G20 समिट भारत होस्ट कर रहा है और इसी के साथ आज तक के तमाम एंकर्स भी आज आपके सामने हैं, ये बताने के लिए कि G20 का महत्व इस देश के लिए आज क्या है। G20 को होस्ट करके भारत कूटनीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई इबारत लिख रहा है, जहां विकसित देशों के साथ हम भविष्य की रणनीति बना रहे हैं तो विकासशील देशों की आवाज भी बन रहे हैं। भारत आज एक ऐसे मकाम पर है जब सबसे शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भी हिंदुस्तान में आज आकर अपना दमखम दिखाना चाहता है और ये बताना चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं। G20 के सफल आयोजन के साथ भारत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमखम की एक नई पहचान, एक नया अस्तित्व, एक नई कहानी लिखने के कगार पर। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और G20 को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप है डिप्लोमेसी का। जिस तरीके से आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल देखते हैं, आप ऐसा समझिए कि ये डिप्लोमेसी का वर्ल्ड कप फाइनल है और ये भारत में हो रहा है। और दुनिया की बेहतरीन टीम, यानी दुनिया के जो सबसे बड़े देश हैं, उनके कप्तान हैं, उनकी जो टीम है, वो डिप्लोमेसी का ये मैच खेलने के लिए भारत आ रहे हैं। और क्योंकि नाम ही G20 है और इस समय आप स्टूडियो में देख रहे हैं, आज तक के 10 बड़े चेहरे स्टूडियो में रहेंगे अगले 100 घंटे तक, तो इसको आप G10 का नाम दे सकते हैं। ये जो G10 है, ये आपको G20 का हर रंग पल पल लगातार आपको दिखाएंगे। कूटनीति के जो दांव पेच होते हैं, कूटनीति का जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वो सब बहुत ही सरल भाषा में हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। भारत का जो वजन है, कैसे जो राजनीतिक वजन धीरे 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 हर दशक में बढ़ता चला गया है और आज भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बन चुका है, इसका हर रंग आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत और अगले 100 घंटों में आप देखेंगे किस तरह एक नए भारत का उदय हो रहा है, किस तरह से दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फ्रांस के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री हो या यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, दुनिया भर के बड़े नेता भारत आ रहे हैं और सब ये उम्मीद रख रहे हैं किस तरह से भारत एक नई दिशा दिखाएगा। व्यापार और वाणिज्य की बातें तो होती ही है, लेकिन किस तरह भारत देशों को आगे लेकर जाएगा, विकासशील देशों की आवाज बनेगा, ग्लोबल साउथ। और भारत ने कर कर दिखाया। कोविड के समय जब दुनिया भर में दवाइयां लोग दबा के बैठ रहे थे और विकासशील देशों को नहीं मिल रही थी वो दवाइयां, तो वो दवाइयां भारत ने विकासशील देशों को दी। और वही जो भारत का मूल मंत्र है, जो हमारी सभ्यता का मूल मंत्र है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा अगले 100 घंटों में। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और दरअसल G20 का आयोजन भारत के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन इस लिहाज से भी है क्योंकि अगर इस साल हम अपना मोटिव देखें तो प्रधानमंत्री ने अपने अनेक संबोधनों में ये कहा था कि हमें एक विश्व शक्ति बनना है, हमें एक विकासशील देश से एक विकसित देश बनना है और इसके लिए हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना होगा और उसके लिए G20 सबसे अहम और महत्वपूर्ण पायदान है। और इस लिहाज से भी आप G20 को समझ सकते हैं कि जो 20 देश G20 में शामिल होते हैं, दरअसल पूरे वर्ल्ड ट्रेड में और पूरी वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो GDP है, उनमें उनका 75% से 80% योगदान होता है। तो यानी कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे और बहुत बड़े बड़े टर्म जैसे क्रिप्टो करेंसी, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट, ये सब कुछ आप इस G20 में सुनेंगे। लेकिन अगर एक आसान और सरल भाषा में इसे समझाया जाए तो G20 का आयोजन हर लिहाज से भारत का एक ट्रेडमार्क, एक ऐसा मार्क बनने जा रहा है जो आने वाले वक्त में इतिहास रचेगा और साथ ही ये बताएगा कि हाँ, हम विश्व शक्ति बनने के लिए तैयार हैं।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कुछ इसी अंदाज में G20 का शंखनाद होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हिंदुस्तान के जब 100 साल पूरे होंगे तो विकसित देशों की कतार में हम आगे जाकर खड़े हो जाएंगे और शुरुआत इस G20 से ही होगी। यही कारण है कि G20 में 20 देश, इसके अलावा 9 अन्य देशों को हमने खासतौर पर आमंत्रित किया है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार बीते कुछ दिनों से मैं जायजा ले रही हूं। आधी रात को जाकर मैंने देखा है कि कितनी खूबसूरती से दिल्ली को सजाया गया है और यकीनन ये तस्वीरें दुनिया भर में जब पहुंचेंगी तो वो भी बोलेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है उनका। आपको बताते चले G20 75% जिनके बीच परस्पर व्यापार होता है, 60% आबादी को जो रिप्रेजेंट करते हैं और जैसा कि नेहा ने बताया 80% GDP जो एक साथ लेकर आगे बढ़ता है। अगर वो मुल्क एक साथ हिंदुस्तान के भीतर खड़े होंगे, एक मंच पर मौजूद होंगे तो भारत मंडपम की शोभा किस तरह से बढ़ेगी, इसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। लेकिन अपने आप में पूरे भाव से भरपूर राजधानी दिल्ली स्वागत करने के लिए तैयार है, पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। इंतजार किया जा रहा है अपने खास मेहमानों का। कुछ लोग तो दस्तक दे चुके हैं, कुछ और लोगों का इंतजार है और इसके जरिए हिंदुस्तान दिखाने वाला है दुनिया भर में अपना पूरा दमखम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वसुधैव कुटुंबकम ये भारतीय सभ्यता संस्कृति की अवधारणा है जो आदि अनादि काल से भारत की संस्कृति रही है और इसी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। सिर्फ G20 के वो 19 देश, 20वें हम हैं, उनके अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे आसियान के सभी सहयोगी संगठन, उसके अलावा WHO, IMF, ऐसी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी आमंत्रित किया गया है और उसके प्रमुख भारत आ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2047 विकसित भारत, वो जो एक सपना है भारत का, वो सपना अगर पूरा करना है तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा रास्ता है और बहुत तेज गति से हमारा देश जो है उस प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और G20 उसमें मील का पत्थर सिद्ध होगा। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। 9 और 10 सितंबर 20 दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्र अध्यक्ष एक ही छत के नीचे होंगे, भारत मंडपम में। अब जब एक छत के नीचे इतने ताकतवर लोग, इतनी बड़ी हस्ती एक साथ हो तो फिर उस शहर की पुलिस की भी जिम्मेदारी और बाकी सुरक्षा एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है कि वो उनकी सुरक्षा करें। तो भारत मंडपम के अंदर एक छत के नीचे 20 राष्ट्र अध्यक्ष और उसी दिल्ली में दिल्ली पुलिस समेत करीब 10 एजेंसियां जो पिछले 3 महीने से लगातार मेहनत कर रही हैं ताकि इनकी सुरक्षा की पूरी तरह से गारंटी दी जा सके। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि अलग अलग तमाम एजेंसियां, वो तमाम फोर्सेस लगी हुई हैं और इन तमाम जो 2 दिनों तक ये भारत मंडपम में जो कुछ चलने वाला 20 राष्ट्राध्यक्ष जो बातचीत करेंगे, उसके दौरान दिल्ली के चप्पे चप्पे पर खासतौर पर 4 ऐसी जगहों की निशानदेही की गई है जहां पर कहते हैं कि इंच इंच की निगरानी की जा रही है, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट हो, दिल्ली के 23 5 स्टार होटल्स हो या फिर भारत मंडपम हो या राजघाट हो। इन तमाम जगहों पर लगभग 50,000 दिल्ली पुलिस के जवान और बाकी तमाम एजेंसियां 24 घंटे निगरानी करेंगी अपने मेहमानों की ताकि ये सब कुछ सुरक्षित हो और बिल्कुल बेहतर ढंग से। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और जैसा कि सारे हमारे साथी आपको बता रहे हैं, हम सब यानी आज तक की पूरी टीम है वो दिन भर, आज दिन से हमने शुरुआत कर दी है और उसके साथ ही क्योंकि जो बाकी G20 यानी 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, तो कुल मिलाकर 18 देश प्लस 9 जिनको भारत ने न्योता भेजा है, एक परमानेंट इनवाइटी और उसके अलावा 8 देश, एक जो इन्विटेशन है बहुत सोच समझकर भेजा है सईद जी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दोस्त को सिलेक्ट करके अपने किया है कि किसको यहाँ पर बुलाएंगे और सबके लिए कैसा यहाँ पर पूरा आलम रहेगा। लोग तो उत्साहित हैं, दिल्ली वाले थोड़े डरे हुए हैं कि पता नहीं कौन सी सड़क बंद हो जाए, कहां से जा सके कहां से नहीं जा सके। वो सारी जानकारियां भी हम आपको दे रहे हैं। हम हमारे एक संवाददाता जो हैं और हमारे एक एंकर सारे इस समय संवाददाता हैं जो सड़क पर निकलकर आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं और पूरा 10 तारीख तक, जब तक सारे विश्व के नेता वापस नहीं चले जाएंगे, तब तक भारत की मेजबानी कुछ हद तक हमारी भी जिम्मेदारी है, आज तक की पूरी टीम की जिम्मेदारी है और उसे हम निभाने वाले हैं। बिल्कुल, आर्थिक सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण और हमारे तो बहुत जल्दी हम
वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो ग्लोबली जो संकट चल रहा है, बड़ा संकट, खासतौर पर युद्ध की वजह से, उसमें बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। ऐसे में इस विषय पर जब चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये सोच जो हम बात कर रहे हैं G20 की यहाँ पर बैठकर, ये सोच ही 1999 में आई थी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कैसे भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से बढ़े, उस पर फोकस करते रहे हैं। एक और खास बात, योगा डे, हमने कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमने योगा डे मनाया, उसको हमने उस पटल तक पहुंचाया। इस बार क्योंकि मैं ताज होटल भी गई थी, वहां पर किस तरीके के इंतजाम है वो भी हमने देखा। हर एक संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज भारत की जो है वो विदेशों तक पहुंचाना, उन तक ये चीज समझाना, हमारे देवी देवताओं के चित्र लगाना, ताकि एक एक परंपराओं को समझ पाए जो विदेशी मेहमान हमारे आए। तो एक एक झलक होगी G20 में, जिसकी अध्यक्षता जो है भारत कर रहा है। ये 18वां बैठक है जो होनी है, 17 हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ आर्थिक तौर पर तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, इसमें और लेवल इसका अप किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर G20 की अध्यक्षता में बहुत सारे लेवल अप किए हैं। अर्थव्यवस्था से निकल के अब हम ऊर्जा पर बात कर रहे हैं, पर्यावरण पर बात कर रहे हैं। और ऐसे ही प्रधानमंत्री ने भी अब धीरे धीरे चीजों को, मतलब एक ही तीर से कहते हैं, बहुत सारे निशाने मोदी जी ने साधे हैं। वो निशाने इस तरीके के हैं कि आप एक तरफ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति को भी बढ़ा रहे हैं, मिलेट्स की बात, क्योंकि मिलेट्स को लेकर भी बहुत सारी चीजें सामने रखी गई हैं। बिल्कुल, अब संस्कृति की बात आपने की, अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही है, लेकिन G20 हौसला भी देता है। अक्सर हम उन कमियों की चर्चा करते हैं कि क्या हम इस तरह का आयोजन कर सकते हैं। हमने खेल के बड़े बड़े आयोजन किए हैं, लेकिन जब राष्ट्राध्यक्षों को होस्ट करने की बात होती है और इतने सारे देशों की, तो जिसका जिक्र शम्स कर रहे थे, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है, जिस तरह से हर किसी के मूवमेंट को सिंक्रोनाइज किया जाता है, एक एक मिनट के अंदर तमाम ये राष्ट्राध्यक्ष भारत मंडपम में पहुंचेंगे, ये सब कुछ कर पाना हौसला देगा भारत को कि आने वाले वक्त में कैसे हम विश्व गुरु बनने की राह में जो अग्रसर है बहुत तेजी से, उसमें भारत का कदम और भी तेजी से बढ़ेगा। 2-3 बड़ी बातें जिसका जिक्र, सबकी नजर इस बात पर रहेगी क्या कोई जॉइंट कम्युनिके हम कर पाएंगे। रूस यूक्रेन की जंग की वजह से जो परिस्थिति है, हमने देखा है ब्रिक्स में भी एक साथ सबका आना और एक बात पर राजी होना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भारत की पूरी कोशिश है, लेकिन एक आउटकम रिपोर्ट के जरिए जरूरी जो बातें हैं जहां पर सहमति बन जाती है उस पर नजर रहेगी। और जो सबसे प्रिय विषय है मेरे साथी गौरव सावंत का, कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनके प्रीमियर आ रहे हैं ली कैंग। तो इस पर बहुत दिलचस्प बात चल रही है कि शी आए या ली आए। पहले से तय हो गया है कि भारत और चीन के बीच में क्या होना है, लेकिन शी जिनपिंग का नहीं आना क्या बता रहा है गौरव आपको? शी जिनपिंग का नहीं आना 2 बातों से महत्वपूर्ण है। एक, अगर वो आते तो ये दिखाता कि सभी एशिया के देश भी एक साथ हैं। अगर ये एशिया की सेंचुरी है तो फिर एशिया एकजुट है। लेकिन शायद चीन का यह मानना है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, और इसीलिए कई लोगों का आकलन यह है कि संभवतः शी जिनपिंग थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत तेजी से उठ रहा है और चीन उतनी ही तेजी से गिर रहा है। और यह भारत का नहीं, यह विश्व के कई देशों का आकलन है। चीन की अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, तो बहुत हेवी हेडविंड्स चीन इस समय झेल रहा है। आज ही जापान के एक अखबार में इस तरह की खबर भी आई है इन दिनों में कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कुछ विरोध का सामना करना पड़ रहा है अपने ही देश में, लेकिन उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और जैसा विदेश मंत्री ने भी कहा कि जो भी 15-16 बातचीत अलग अलग पहलुओं पर हुई है, कुछ पर आम सहमति बन गई है, कुछ पर आम सहमति बनाने की कोशिश है, लेकिन ये उतना चीन के बारे में नहीं है, ये विकासशील देशों को आगे ले जाने का प्रयास है। और अफ्रीकन यूनियन की आवाज को शामिल करके पीएम उस पर फोकस कर रहे हैं। भारत का कद सुधीर कैसे बढ़ रहा है? अगर आप देखें कि G20 इस बार का क्यों अलग है, अलग तो एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि G20 भारत की अध्यक्षता में यहाँ भारत में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी उसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये पहली बार होगा जब G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत इंडिया के नाम से नहीं बल्कि भारत के नाम से पार्टिसिपेट करेगा। जब भारत का जो पूरा डेलीगेशन है वो भारत नाम का इस्तेमाल करेगा। प्रधानमंत्री के सामने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लिखा जाएगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नहीं। इससे आपको ये पता चलेगा कि भारत वाकई में अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और अब हम अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं। अब हम
अपनी एक नई छवि दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था ये डिप्लोमेसी का वर्ल्ड कप है। याद कीजिए 1983 में जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप में भारत की टीम को लोगों ने गंभीरता से लिया ही नहीं था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत की टीम क्वार्टर फाइनल में भी पहुंचेगी और हम आखिरकार वर्ल्ड कप जीते थे। आज भारत की स्थिति वही है। इस तरह के मंचों पर आज से 20-30 साल पहले भारत को एक बहुत छोटा प्लेयर माना जाता था। सिर्फ अगर भारत को इनवाइट कर लिया जाता था, उसे भी एक एहसान के तौर पर माना जाता था कि ठीक है, भारत को हमने इनवाइट कर लिया, और वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज भारत सिर्फ इनवाइट करने से खुश नहीं होता। आज भारत लीड करना चाहता है, और भारत अपनी शर्तों पर लीड करना चाहता है। भारत अपना एजेंडा सेट करना चाहता है। जैसे आपने देखा कि अफ्रीकी देशों को शामिल करने की बात जहां तक है, या फिर यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें एक पोलराइजेशन हो गया है, उसमें भी भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। और इस बार जो G20 है उसमें एक छोटा सा धड़ा और बन गया है जिसको आप G2 कह सकते हैं। और ये G2 कौन है? ये G2 है रशिया और चाइना, जो इस बार शामिल नहीं हो रहे हैं। अब अगर रशिया को आप देखें तो कम से कम व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया और बताया कि वो किन कारणों से नहीं आ सकते हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने ना तो फ़ोन किया, ना ही कोई ठीक से उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आया कि वो नहीं आएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि पहले जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो भारत को एक छोटा प्लेयर देखते थे, उससे भारत को उनको कोई एक थ्रेटनिंग नहीं होती थी, कोई ईर्ष्या नहीं होती थी। आज भारत इस स्थिति में पहुंच गया है कि चीन जैसे देशों को भारत से ईर्ष्या होती है, और वो समझते हैं कि देखिए भारत यहाँ तक आ गया कि आज हमारे बगल में आकर बैठ गया है। तो इस बार का जो G20 समिट है ये बहुत ही अपने आप में यूनिक होने वाला है, बहुत ही अलग होने वाला है। और इसमें आप भारत की संस्कृति ही नहीं बल्कि भारत की नई पहचान, अमृतकाल में जो भारत की जो नई छवि है वो इस बार आपको साफ साफ नजर आएगी। श्वेता, लेकिन ग्लोबल ग्रुपिंग्स को अगर हम देखें तो ये हमेशा चर्चा होती है कि कौन नहीं आ रहा है, किन वजहों से नहीं आ रहा है, उस पर ना फोकस करके उस कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव आएगा। और यही फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कह भी रहे हैं। चाहे शेरपा लेवल की मीटिंग हुई हो, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स की, चाहे लैवरोव वहां से हो, यहाँ पर ली कैंग हो, एक हर कंट्री ऐसी ग्रुपिंग्स में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अगर आपको विश्व में सबको एक साथ लेकर चलना है और वाकई कुछ बदलाव की सोचनी है। गिनती तो होती है, और जिनपिंग जानते हैं कि उनके नहीं आने से थोड़ा सा शायद वो चमक उसमें से ले लेते। लेकिन जितने एक्सपर्ट्स हैं सब कह रहे हैं जिनपिंग आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे जिनपिंग का ही नुकसान है। अब वन बेल्ट वन रोड को आप कैसे वासुदेव कुटुंबकम से जोड़ सकते हैं, कैसे आप वन अर्थ से जोड़ सकते हैं? आप एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप एक सड़क बना रहे हैं, वो भी गैर कानूनी अवैध तरीके से अधिग्रहित जमीन पर। तो उसमें सीधी सी बात आ जाती है कि कश्मीर में हो गया G20, पेट में दर्द उसी दिन से जिनपिंग को हो रहा होगा कि मैं रोक नहीं पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं पाकिस्तान को क्या जवाब दूंगा। ये सारी चीजें रहती हैं। और शायद इसीलिए अगर राजधानी की सड़कों से गुजरिए नेहा, तो जैसे वो विज्ञापनों में लिखते हैं ना बिफोर एंड आफ्टर, वैसी स्थिति हो गई है। बिफोर क्या था और अब सज धज कर जो कायाकल्प हो रहा है, तो एकदम ब्राइडल मेकअप जिसको कहते हैं वो कई जगहों पर किया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है पूरा शहर, जैसे हर किसी में ये आ रहा है वसुधैव कुटुंबकम। हम जो मेजबानी और होस्ट करने में विश्वास रखते हैं उसका एक बड़ा मौका है। बिल्कुल अंजना, और कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये सब कुछ एक परमानेंट चेंज के तौर पर देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे G20 के लिहाज से जोड़कर देखा जाए कि अभी G20 आ रहा है तो हमें सज धज कर कॉस्मेटिक तरीके से, जैसा कि आपने कहा, तैयार रहना है। ये एक परमानेंट चेंज, एक परमानेंट बदलाव के तौर पर आप देखें, और इसके जो दूरगामी परिणाम होने वाले हैं वो दिखाई देंगे। दरअसल क्योंकि अगर चीन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसकी हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, रूस की भी हमने चर्चा की, चीन जितनी नहीं की लेकिन फिर भी, तो खास तौर पर अगर चीन के व्यापार के लिहाज से देखें तो उसका एक बड़ा शेयर अब भारत के हिस्से में आने वाला है, और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। शायद यही वजह है कि एक खिसियानी बिल्ली की तरह चीन ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है और अपने सबसे बड़े प्रमुख को यहाँ पर नहीं भेजा डेलीगेशन में। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे किसी भी तरीके से हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी देखें, तो हम चीन का एक बड़ा हिस्सा व्यापार के तौर पर परसेंटेज वाइज खींच रहे हैं। और शम्स से मेरा एक सवाल यहाँ पर ये होगा, शम्स, क्योंकि फोकस
बाइडेन की आने से लेकर उनकी रवानगी तक रहने वाला है। तो जो सुरक्षा के लिहाज से हम सब सुन रहे हैं कि कैवलकेड में 60 गाड़ियां होंगी, एयरफोर्स 1 का विमान आएगा और जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए 2 विमान आते हैं। इन तमाम तैयारियों के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जी नेहा, जैसे अभी बात हो रही थी, तमाम लोग बात कर रहे थे कि जिनपिंग या फिर पुतिन नहीं आ रहे हैं। उनके आने या ना आने से कितना फ़र्क पड़ता है G20 में ये नहीं मालूम, लेकिन सुरक्षा की नज़र से दिल्ली पुलिस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। उसकी वजह यह है कि इन दोनों का जो थ्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब जो भी उनके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो शायद अब उतनी सिक्योरिटी की उनके लिए ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी दिल्ली पुलिस को यहाँ पर राहत है। लेकिन हाँ, बाकी चूँकि हम लोग मेहमान हैं, जो मेहमान आ रहे हैं और हम मेज़बान हैं, तो मेज़बान की हमेशा एक जिम्मेदारी होती है कि मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। 2 महीने से दिल्ली पुलिस रिहर्सल कर रही थी। न सिर्फ दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, NSG हो, इवन IB हो, रॉ हो, ये सारे इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशन की तैयारी की जा रही है। ख़ासतौर पर जो 23 होटल्स जिनमें ये सारे मेहमान रुकेंगे, उनकी 2 महीने से तैयारियां चल रही है। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर लेवल के अफसर हैं वो बाकायदा होटलों में जा कर एक कोने, एक इंच को खंगाल रहे हैं। जो फॉरेन जितने भी डिग्निटरीज आ रहे हैं, जो मेहमान हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसियां, चाहे US की हो या फिर बाकी कंट्री की, उनके साथ भी पूरा टाई अप है, उनके साथ देखा जा रहा है। मतलब हाल के वक्त में अगर हम दिल्ली पुलिस से कई लोगों से बात हुई, पिछले 2-3 दशकों में जितनी तैयारी इसको लेकर हुई है, और ये बात भी चूँकि इतने बड़े मेहमान एक साथ लंबे वक्त के बाद आ रहे हैं, तो लगभग 50,000 पुलिस फोर्स दिल्ली पुलिस की, इसके अलावा NSG हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, कमांडोज हों, बाकी जो फॉरेन एजेंसियां हैं वो हों, सारे लोग लगे हुए हैं। और एक एक चप्पे पर, खासतौर पर नजरी एक तरह से होती है, दिल्ली पुलिस में होती है कि ऐसी डिप्लॉयमेंट कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को अपनी आंखों से डायरेक्ट देख सके। तो ये पूरा जो एयरपोर्ट से लेकर जहां जहां पर है, नजरी डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि पुलिस वाले एक दूसरे को देख सके और जो भी आंखों आंखों में उन्हें पता चल जाए कि क्या हो रहा है। तो चप्पे चप्पे पर तैनाती है और ये रहेगी बल्कि 11 सितंबर तक। और जब तक ये सब कुछ सुरक्षित सब ढंग से न निपट जाए, तो ये तमाम जो फोर्सेज लगे हुए हैं, इनकी भी तारीफ की जानी चाहिए कि आज से नहीं, 3 महीने से दिन रात सारी छुट्टियां कैंसिल है और ये लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं। तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है और शायद अपने लिए पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि इतने बड़े मौके के लिए किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम हो, चाहे वो बायो वेपन क्या हो, चाहे केमिकल वेपन हो, इन सब तक की ट्रेनिंग दी गई है। बिल्कुल। और चित्रा, अगर वापस कूटनीति पर आए, भारत अब आयोजन भारत में हो रहा है। 2 बड़ी घटनाएं विश्व में हुई है, कोविड और उसके बाद से रूस यूक्रेन की जंग। प्रधानमंत्री ने लगभग हर मंच से ये कहा है कि भारत युद्ध के खिलाफ है, हम लेकिन रशिया से तेल लेते हैं, हम यूक्रेन को जो मदद चाहिए दवाइयों वगैरह की वो भी देते हैं। भारत ने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी हम पर आंखें नहीं तरेर सकता, क्योंकि हम रूस से तेल ले रहे हैं, इसी के साथ हम यूक्रेन के साथ भी खड़े दिखाई देते हैं। एक फाइन बैलेंस जिसके बैकग्राउंड में ये G20 हो रहा है। गुटनिरपेक्षता से लेकर तटस्थता तक आज जो हिंदुस्तान की भूमिका है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और यकीनन चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा मुल्क है, 140 करोड़ हमारी आबादी है, जिसके जरिए हम अपनी ताकत को दिखाते हैं। यही कारण रहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में जब दोनों ही तरफ से दबाव बन रहा था हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन भारत ने अपनी भूमिका को बिल्कुल पूरी तरह से तटस्थ रखा। लेकिन इससे इधर जाते हुए कई और मुद्दे हैं जिसको छूना बेहद जरूरी है। शम्स, आपने जिक्र किया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की चुनौतियां यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। चूंकि कई रातों से लगातार अलग अलग हिस्सों का मैं जायजा की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं, खासतौर से नई दिल्ली लाइट्स ऑन करके वहां से गुजरना पड़ रहा है, पीछे डिग्गी चेक की जा रही है, वो आपका आई कार्ड चेक करेंगे। हम लोगों के साथ खुद कई जगहों पर ऐसा हुआ। और इसके अलावा वो पूरी डिटेल आपसे मांगेंगे कि आप कहां जा रही हैं, क्या करना है, कैमरा चेक करते हैं। और आम आदमी को खासतौर से उन इलाकों में भी जाने की मनाही है। लेकिन कुछ और तस्वीरें जो बेहद खास हो जाती हैं, जिसका बताना यहाँ पर जरूरी है। देखिए, दिल्ली जिस तरह से चमचमा रही है, जितने फव्वारे लगाए गए हैं, उसमें ट्राई कलर तिरंगे के रंगों से उसको रंगा गया है और सेल्फी पॉइंट वहां पर बनाए गए हैं। दिल्ली वाले झूमते हुए जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वहां पर फोटो क्लिक कराते हैं। और चूंकि दिल्ली पुलिस जल्दी से उनको हटाती है, बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए, तो फिर उन लोगों को अलग किया जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी मेहमान के दिल तक पहुंचना हो तो पेट से होकर रास्ता जाता है। इसके लिए अलग अलग होटल्स में खास तैयारी की गई है। खासतौर से मिलेट्स को लेकर बड़ी तैयारी है। जो मोटा अनाज है उसके जरिए अलग अलग तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रैक्टिस लगातार चल रही है। बिहार के लिट्टी चोखा से लेकर गुजरात के अलग अलग फूड, अलग अलग
अलग होटल्स में तैयार किए जा रहे हैं। कुछ और मुद्दे हैं जिन पर प्रकाश डालना जरूरी है। भारत मंडपम 2700 करोड़ रुपए उसमें लगाए गए और उसके बाद उसका पूरा कायाकल्प कर दिया गया। वहां पर जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे एक भव्य आपको नटराज की मूर्ति दिखेगी। वो अपने आप में इतना ज्यादा अद्भुत है। आपको बताते चले कि अंदर कई ऐसे बड़े बड़े हॉल हैं जहां पर बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। एक हॉल ऐसा है जिसमें 7000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये जो भव्यता है, ये जो दिव्यता है, इसके जरिए हिंदुस्तान बहुत बड़ी तस्वीर सामने रखने की कोशिश करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अंजना आपने जिक्र किया है, चूंकि नरेंद्र मोदी बीते 9 सालों में विपक्ष उनको लेकर क्या कहता है ये एक अलग और अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का कद जैसे बढ़ रहा है। भारत मंडपम अकेले अभी तक गए हैं, हाँ, बस अब और हम लोग बाहर से होकर आ जा रहे हैं वहां पर, लेकिन ये तो भारत मंडपम ही है। बताऊं, दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ बैठे हैं। ये जो हॉल इस समय आप देख रहे हैं जहां पर ये हमारा G10 जो बैठा हुआ है, असल में यही वो हॉल है जहां पर G20 की जो मुख्य बैठक होगी वो इस हॉल में होगी और यहीं पर दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस हॉल में बैठेंगे। जो आप देख रहे हैं हमने बिल्कुल खास इस्तेमाल किया गया है, माइक वाइक भी कुछ अलग और अलहदा, उसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, और देखिए वहां पर स्क्रीन्स बनाई गई हैं, ट्रांसलेटर्स के बैठने के लिए अलग जगह बनाई गई है, क्योंकि एक ऐसी जगह, एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि पूरी दुनिया में अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो बहुत छोटी छोटी जो डिटेलिंग है वो उसका यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब नेता बैठते थे तो उनके पीछे ट्रांसलेटर्स के बैठने की जगह नहीं होती थी। एक यहाँ पर एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर वो नेताओं को ले जाएंगे और वहाँ से पूरी दिल्ली दिखाई देती है, तो वो दिल्ली की भव्यता को भी वो नेता देख पाएंगे। उसके बाद हर नेता के लिए एक अलग मीटिंग रूम बनाया गया है कि अगर दो नेता आपस में मिलना चाहते हैं तो बहुत सारे मीटिंग रूम्स वहाँ पर बनाए गए हैं। मुख्य हॉल के साथ साथ जो छोटे छोटे मीटिंग रूम्स हैं जहाँ पर दो नेता चाहें तो अपनी अपनी टीम के साथ वो मीटिंग कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं वहाँ पर। तो एक बहुत ही अलग तरीके की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर क्रिएट की गई है। भारत मंडपम, देखिए जो मैं आपको बात बता रहा था कि भारत पहली बार अपनी असली पहचान के साथ किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आएगा, इसलिए इसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। लेकिन एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अब से कुछ महीने के बाद भारत में चुनाव होने वाले हैं और हम बहुत चर्चा कर रहे थे कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उससे क्या होगा, ये कॉन्फ्रेंस फीकी तो नहीं पड़ जाएगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब एक सवाल ये है जो हमारे दर्शक ज़्यादा इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्या आज भारत के लोग शी जिनपिंग को ऐसे रेड कार्पेट पर चलते हुए भारत में देखने के लिए अभी भी तैयार हैं? अब क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि जितने भी नेता आएंगे उनको एक रेड कार्पेट वेलकम दिया जाएगा, क्या हम शी जिनपिंग को उस रेड कार्पेट पे चलते हुए इट इज अ गुड टॉस टू लूज, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज अच्छी हो गई है। तो इसके लिए ये देखिए, इसकी बहुत विश्लेषण हमारे देश में होता है, खासतौर पर हमारे जो विपक्ष के नेता हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी शी जिनपिंग का स्वागत करते या हाथ मिलाते, एक एक चीज की विवेचना उस समय जरूर की जाती। तो ये जो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जो भव्यता देखने को मिली है इसका चुनाव पर आपको असर मिलेगा, क्योंकि चुनाव के से पहले जो हमारे वोटर हैं उनकी आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाएंगी। G20 की वजह से इतना ग्लैमर, इतनी ताकत उन्हें देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि शी जिनपिंग, मैं तो ये कहूँगा अगर नहीं आ रहे हैं तो अच्छा ही है, वो हमारी जो डोमेस्टिक राजनीति है उसके लिए और चुनावों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारा दर्शक शी जिनपिंग को हमारे देश में रेड कार्पेट पर चलते हुए देखने के लिए अभी तैयार नहीं है। ये पहलू है जो आप बता रहे हैं सुधीर, और ये पहलू पर ही हम बात करें क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर हम सब कोई ना कोई पहलू सामने रख रहे हैं। और आपने चुनाव का जिक्र किया तो चुनाव से एक चीज और जुड़कर दिखती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जितने अगर आप देखिए जितने लोग आम लोग हैं उनके एक जहन में एक हिंदुत्व का एजेंडा साफ दिखता है। दूसरा अगर दिखता है तो वो दिखता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत दुरुस्त हुई है, बहुत बढ़िया बनी है। और जैसा हम बात कर रहे थे, जैसा आप कह रही थी कि G20 में ऐसा क्यों हुआ कि केवल दिल्ली में आप समारोह कर सकते थे, आपको अलग अलग जगहों पर, आप बनारस में कर रहे हैं, आप अलग अलग जगहों की संस्कृति को दिखा रहे हैं, ये क्या जरूरत थी? दरअसल ये जरूरत ये है कि 2024 से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है। छोटी छोटी जगहों पर जहां रास्ते बंद हो रहे हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि G20 की तैयारी चल रही है, जहां सजाकर आपको ये बताया जा रहा है कि G20 की तैयारी हो रही है, तो वो एक मैसेज है जो सीधे डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचती है। तो कई बार आपको जन यात्राओं करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीजें जो बीजेपी इसमें माहिर और ये करके दरअसल वो ये दिखा रही है कि देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का दबदबा बढ़ रहा है। हमारे देश में एक बड़ा रिवाज है, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है लोग पास मांगते हैं उसके लिए। कोई बड़ा मैच होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है, लोग कहते हैं हमें पास भिजवा दीजिए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग
हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि G20 का क्या पास मिल सकता है, तो G20 का पास आम लोगों के लिए तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आप सबका जो फ्री पास है G20 का, वो यही है। हम आपके फ्री पास हैं, तो आप चाहें तो आप वहाँ जा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी आंखों के जरिए आप एक फ्री पास लेकर G20 में जो कुछ हो रहा है उसकी छोटी से छोटी एक जितना मैच होगा सबका स्कोर हम बता देंगे आपको। हाँ। राजीव, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, चूंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और जो ट्रैवल करके दूर यहाँ नोएडा तक आता हूँ, तो जो इस बार की खूबसूरत जो दिल्ली सजी हुई है उसमें सबसे अच्छी बात है उसमें भारतीय संस्कृति की छाप है। आप दीवारों पर देखेंगे रामायण महाभारत, अलग अलग पात्रों, उनके किरदारों, जो स्टोरीज जो है, सड़कें एकदम बढ़िया चकाचक शानदार हो गई हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हालांकि ये काम पहले भी हो जाना चाहिए, लेकिन अब हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि दूसरे स्टेट्स में भी इसका असर पड़ेगा। सईद बहुत देर से खामोश हैं, जबकि मिलेट्स इनका फेवरेट है। मिलेट्स मेरा बिल्कुल फेवरेट है। भोजन में आप गई थी, अर्पिता गई थी और हमारे और साथी चित्रा जी भी गई होंगी, तो आपने भोजन देखा। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा उल्लेख करना चाहते हैं, विश्व जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है इस समय, और ख़ासतौर से यूरोप की जो स्थिति है रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद, वो काफ़ी ख़राब है। वो पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी का दौर इस समय देखा जा रहा है। जैसे इस दौर में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी हुई है, आगे बढ़ रही है, और नेहा ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का उल्लेख भी यहाँ पर किया था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो G20 है ये एक आर्थिक सहयोग संगठन है, और आर्थिक सहयोग अगर होता है, चीन अलग थलग हो ही जा रहा है। चीन का नहीं आना, सुधीर जी ने एक बहुत अच्छा देश की राजनीति और भारतीय लोगों की भावनाओं को उससे जोड़कर, अच्छा विश्लेषण था आपका। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, तो जैसे ही भारत ने चीन के ऐप्स पर, उनके गेम्स पर, उनकी कंपनीज पर जब बैन लगाना शुरू किया था, तो इसका वैश्विक असर पड़ा था, और चीन को दुनिया के कई देशों ने अलग थलग करना शुरू किया था, और सबसे आगे आया था अमेरिका। तो अमेरिका के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि एक बहुत बड़ा देश और चीन का एक पड़ोसी भारत अगर चीन पर इतना सख्त रुख दिखा रहा है, इतने सख्त प्रतिबंध लगा रहा है, तो अमेरिका उसमें आगे आया। यूरोप के वो देश जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आर्थिक मंदी से इस समय जूझ रहे हैं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं। आपने श्वेता बहुत अच्छी बात कही थी कि हम रूस के साथ भी हैं, हम यूक्रेन को मदद भी कर रहे हैं। गौरव उसका अच्छी तरह से विश्लेषण यहाँ पर कर रहे थे। तो हमें लगता है कि विश्व स्तर पर आर्थिक तौर पर ये G20 हमें एक आर्थिक शक्ति के तौर पर खड़ा करेगा, और विश्व हमारी तरफ। बात मैंने कही थी ना, ये जो शी जिनपिंग वाली जो मैंने बात कही थी, जब हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते हैं जी, तो दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान के साथ तो हम क्रिकेट खेलते हैं, बाकी के भी खेल खेलते हैं। चीन के और भारत के कोई खेलों के संबंध नहीं है कि हम कह सके कि अब चीन के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चीन के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो वो तो हम वो वाला हथियार भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने जो ऐप्स को बैन करने का हथियार है वो इस्तेमाल किया, इन्वेस्टमेंट को कम करने का हथियार इस्तेमाल किया। लेकिन आज जितना बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है हमारे लिए, उतना ही बड़ा दुश्मन चीन भी है, और पाकिस्तान के साथ हमने बातचीत बंद करके रखी है। हमारे नेता वहाँ नहीं जाते, उनके नेता यहाँ नहीं आ सकते। हम आपस में तमाम तरह के जो संबंध हैं हमने वो विच्छेद किए हुए हैं, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैंने ये कहा कि चीन के राष्ट्रपति को भारत में इस समय लोग शायद देखने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अभी यहाँ देखने के लिए हमारे देश के लोग तैयार नहीं होंगे। सुधीर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अंजना, बस 30 सेकंड और लेंगे हम। होता क्या है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां होती हैं हमारी। अब बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि भाई आपने भारत पाकिस्तान मैच खेल ही रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं। एशिया कप, चीन वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे। चीन के साथ भी इसी तरह से कि आपने ऐप्स को बैन कर दिया, लेकिन आप व्यापार उनके साथ कर रहे हैं। तो भाई व्यापार, आप ये बताइए, आप तो रोज शो करते हैं सारी दुनिया प्यारी दिखाएंगे सईद अंसारी, तो फिर ये G20 के जरिए सारी दुनिया प्यारी कैसे होगी? आप चीन को लेकर एकदम बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी थीम है G20 की, वसुधैव कुटुंबकम, और यही सारी दुनिया प्यारी है। हम सिर्फ भारतवासी नहीं, हम तो पूरी दुनिया को अपना मानते हैं। और सही जी, आपको तो वैसे भी सारे लोग प्यारे लगते हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि शी जिनपिंग को रोका नहीं गया है, ये शी जिनपिंग ने खुद फैसला लिया है। तो वो समझे कि उनके लिए कितना बड़ा लॉस है। लेकिन ये भारत में अगर कोई भी आयोजन होता है तो एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि 24 के इलेक्शंस पास है, तो राजनीति का तड़का कहीं ना कहीं से लगता ही है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और इसी के इर्द गिर्द
अब बहस छिड़ गई देश में कि क्या ये मौजूदा सरकार एक ही नाम करना चाहती है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, एक देश एक नाम करना चाहती है। तो गौरव सावंत, अगला प्रश्न आप ही से है कि जिस तरह से अब भारत को लेकर जोर पूरे देश में है इस वक्त, आप अमिताभ बच्चन लिख रहे हैं भारत माता की जय, सहवाग लिख रहे हैं टीम भारत कहिए, एक आवाज मतलब सशक्त हो रही है इस तरफ। भारत का मनोबल लगातार बढ़ रहा है, भारत का आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है और ये आत्मविश्वास आप हर क्षेत्र में देख रहे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 को लैंड कराना हो सफलतापूर्वक दक्षिणी पोल पर चंद्रमा के, या फिर आपकी मेंस रिले रेस टीम भी एथलेटिक्स में इतना अच्छा कर रही है। क्रिकेट के तो हम धुरंधर है ही, और कूटनीति के हम कितने बड़े धुरंधर बनते जा रहे हैं कि अभी ब्रिक्स सम्मेलन से लौट कर आए, ग्रीस से लौट कर आए, अभी G20 यहां होने वाला है, लेकिन उससे पहले आसियान और ईस्ट एशिया समिट के लिए जा रहे हैं। और हर जगह विकासशील देशों की आवाज हम हैं, भारत है विकासशील देशों की आवाज, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके मित्र बनकर, एक तरह से विश्व मित्र हैं हम लोग। 15 अगस्त में कहा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम विश्व मित्र के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सबसे एक छोटा कमेंट लेते हैं गौरव, वहां से शुरू करते हैं। अर्पिता आपसे शुरू कर रहे हैं, दो लाइन में आपकी नजर किस बात पर है सबसे ज्यादा G20? सब इसका जवाब। मेरी नजर सबसे ज्यादा इस बात पर है कि जो लोग आ रहे हैं वो ये समझे भारत की ताकत, जो कि समझ रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो लक्ष्य बना है भारत वैसे ही ग्रो करे, और हमारी जो संस्कृति है वो ग्रो करे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यरत हैं। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी, जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भारत अब सशक्त हो चुका है, यही वजह है कि इतना बड़ा समिट हो रहा है। लेकिन मेरी नजर रहेगी कि जो ग्लोबल जो बड़ा असर पड़ा रूस यूक्रेन युद्ध का, तो उस पर कुछ ना कुछ चर्चा हो, एक्शन ओरिएंटेड हो। इसका जो जॉइंट कम्युनिके को लेकर हालांकि जिनपिंग नहीं है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक जो पिछली बार की गलतियां थी, अमिताभ कांत ने कहा है कि हम वॉर शब्द का सवाल ही नहीं उठता, हम तो डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। इंडिया की सफलता चाहती हूं मैं, जॉइंट कम्युनिके आए। विकास, दुनिया जो भारत को देखेगी, हमारी शक्ति को देखेगी, यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करना, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, तो अगर इस G20 के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां अंजना अगर आकर्षित होती हैं और यहाँ कुछ निवेश कर देती है, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। रोजगार बढ़ जाता है, व्यापार बढ़ जाता है, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाती है। हमारे भारतीय जो हैं वो ज़बरदस्त IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ग्लोबल तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मुझे लगता है बड़ी बात है। अंजना, सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ ना, प्रॉस्पेरिटी यानी कि आपकी कितने आप इस पूरे G20 समिट से बेनिफिट कर रहे हैं व्यापार के लिहाज से, यानी कि अपना सपना मनी होना चाहिए। अगर व्यापार बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, आपका देश अपने आप ही समृद्ध हो जाएगा, संस्कृति की तरफ बढ़ेगा। ये तमाम आयाम सिर्फ पैसे से जुड़े होते हैं। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर संबंध प्रगाढ़ होंगे तो जाहिर तौर पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, सब तरीके से संपूर्ण विकास होगा इंडिया का, और यही हमारा सपना होना चाहिए इस G20 के माध्यम से। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आउटलुक दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कितनी भी जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएंगी, उससे देश की जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही उनको समझ में आने वाला है, और ना ही ये जो एक्शनेबल पॉइंट हैं ये ऐसे होंगे कि आपको तुरंत दुनिया बदलती हुई नजर आ जाए 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में। बड़ी बात होगी भारत की छवि। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत इसमें से एक वर्ल्ड चैंपियन की छवि लेकर कैसे बाहर निकल सकता है। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा, ये डिप्लोमेसी का वर्ल्ड कप है। 1983 में लोग हमें छोटा प्लेयर समझते थे, आज वर्ल्ड कप में हम दावेदार होते हैं। इसी प्रकार से इस G20 के इस वर्ल्ड कप में हमें इस छवि के साथ निकलना है कि जो अमृतकाल का भारत है अब ये ट्रॉफी जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है, यानी छवि। शम्स, मेरी नजर बस यही रहेगी कि सुरक्षित आए, सुरक्षित रहे और सुरक्षित वापस जाए। चित्र देखिए, हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। ये जो विविधता में एकता है वो हमारी ताकत है, और दुनिया को जब नेतृत्व देने की बारी आएगी तो यही विविधता और उसकी एकता हमारे काम आने वाली है। तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उसके बाद 2047 का सपना भी साकार होगा। लेकिन दुनिया को नेतृत्व देने के लिए यकीनन आज के इस दौर से हिंदुस्तान तैयार हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है वही सशक्त भारत दुनिया पे दस्तक करेगा इस G20 के जरिए। गौरव, एक आर्थिक महाशक्ति, एक सामरिक और कूटनीतिक महाशक्ति, और एक ऐसा देश जो सबको अपने साथ लेकर चले। जो सबसे विकासशील देश है ना,
उसको भी अपने साथ लेकर चले और अमेरिका को भी और रूस को भी और यूक्रेन को भी साथ लेकर आगे बढ़े, तो चीन को भी और पाकिस्तान को भी आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो हमारे तमाम सहयोगियों ने अपनी अपनी बात कह दी है। मैं बस यही उम्मीद रखूंगी कि देश के अंदर देखें तो राजनीति के दरवाजे पे 3 दिन के लिए कम से कम ताले लग जाएं, पूरा देश एक आवाज में बोले, और वही आवाज जिसकी चर्चा हम सब कर रहे थे, एक अर्थव्यवस्था के तौर पर कैसे हम अपनी धमक बनाएं, एक ऐसे देश में जो शक्तिशाली देशों के साथ आगे बढ़ रहा है लेकिन पिछड़ी आवाजों को भी, विकासशील देशों को पीछे नहीं छोड़ रहा है। धमक हिंदुस्तान की बढ़ेगी। और आज तक हर खबर सबसे पहले और विस्तृत तरीके से विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचा। नाम कह रहे हैं विश्व मंथन। हाँ, हमने G20 के इस आयोजन का नाम दिया है आज तक में विश्व मंथन। जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, कुछ विष भी निकलता है लेकिन ज्यादा अमृत निकलता है, क्योंकि अमृत की एक बूंद भी विष के पूरे प्याले पर भारी पड़ती है। तो विष थोड़ा थोड़ा करके निकला है। चाइना अपना विरोध उसने जताया है। अब बाकी सारे देश भी देख लें कि किसको आपत्ति करनी है, लेकिन हम वो अमृत यहाँ से विश्व मंथन विरोध का काला टीका जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन इन सब के बीच कम से कम देश के अंदर की आवाज एक हो, क्योंकि हम समृद्ध भारत की एक नई कहानी G20 के होस्टिंग के साथ लिखने वाले हैं। हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे तमाम सहयोगी एक एक जगह से खबर, तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।